नमस्कार, मैं श्वेता हिंदी साहित्य के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक या नरपति नार। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई है। इसके अलावा आइए हम पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, टोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या किया है? पृथ्वीराज रासो को सुख और सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो इनका प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में पंक्ति कही गई है, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली जगत जन निपकाए। ये पंक्ति अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन निपकाए किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहद पात को माना है। सरहद पात को राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। जिस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने सरहद पात को हिंदी का पहला कवि माना है, उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का पहला कवि चंद्रबरदाई को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। तीसरा प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पृथ्वीराज रासो को कुछ लोगों ने देखिए प्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना है और कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध प्रमाणिक भी माना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, कन्नड़ टाट, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले में कन्नड़ टाट है। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास इसे प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानते हैं और कन्नड़ टाट इसे प्रामाणिक मानते हैं। कन्नड़ टाट आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर अप्रामाणिक इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, कबीरदास, श्यामल दास इसे अप्रामाणिक मानते हैं, गौरीशंकर अप्रामाणिक मानते हैं, हीराचंद ओझा इसे अप्रामाणिक मानते हैं, बुलर अप्रामाणिक मानते हैं और मुरारी दीन इसे अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा इसे अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और मुनिजन विजय इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। चौथा प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो इस पंक्ति के सही लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके अलावा आइए हम देख लेते हैं, एक दो पंक्तियाँ और भी हैं। जैसे साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके अलावा कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद्र ने कहा है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद्र ने कहा है। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर। पाँचवा क्वेश्चन है, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ये सही ऑप्शन है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, आपको पता होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी थी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है। छठा प्रश्न है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो मिश्रबंधु में अक्सर ये भी प्रश्न पूछ देता है। सबसे पहले इसका प्रकाशन जान लेते हैं कि इसका चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि मिश्रबंधु में कौन कौन आते हैं। तो मिश्रबंधु में 3 लोग आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके नाम अक्सर पूछ लेता है कि मिश्रबंधु में कौन कौन से बिहारी आते हैं। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग के प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्रबंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्रबंधु विनोद में कितने कवियों का? लगभग 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। 7वां प्रश्न है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। इसके अलावा अंतःकरण की वित्तियों के चित्त का नाम कविता, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अलावा 8वां प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ? तो इसका सही ऑप्शन होगा गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इसके अलावा आइए हम नाथ संप्रदाय के बारे में और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव को माना गया है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छिंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ किससे निकला हुआ माना जाता है? बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नागार्जुन पहला, दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, 5वां भीमनाथ, 6वां गोरक्षनाथ, 7वां चरपट, 8वां जलंधर, 9वां मलयार्जुन। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और ये 9 नाथ के पूरे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ माने गए हैं। 9वां प्रश्न है संदेश रासक किस प्रकार का खंड काव्य है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य ग्रंथ है। संदेश रासक को अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। ये खंड काव्य, यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण अब्दुल रहीम ने जो रचना कार्य है इनका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। अब आइए जान लेते हैं कि खंड काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य और मुक्तक काव्य किसे कहा जाता है। खंड काव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी महापुरुष या ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में या किसी एक घटना के बारे में वर्णन किया जाता है। इसे हम खंड काव्य कहते हैं। मतलब किसी भी महापुरुष के किसी एक प्रसंग या घटना के बारे में
वर्णन किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें पूरे जीवन का नहीं बल्कि केवल एक खंड का चित्रण किया जाता है, इसीलिए इसका नाम खंड काव्य है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य है जिसमें किसी कथा, चरित्र या घटना का क्रमबद्ध, विस्तृत या सुसंगठित वर्णन किया जाता है। प्रबंध काव्य में किसी कथा, चरित्र या घटना का क्रमबद्ध, विस्तृत या सुसंगठित वर्णन किया जाता है, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, जिसमें किसी घटना, चरित्र का सुसंगठित वर्णन किया जाता है और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य प्रबंध काव्य का वह भेद है जिसमें किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन अथवा जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत, सर्गबद्ध और कलात्मक वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में क्या किया जाता है? महाकाव्य में किसी नायक के संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत, सर्गबद्ध और कलात्मक वर्णन किया जाता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक का अर्थ ही है मुक्त होना। मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसमें प्रत्येक पद, छंद या कविता अपने आप में पूर्ण होती है। ये किसी एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, इनका किसी एक पद या छंद से कथानक के रूप में संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसमें प्रत्येक पद, छंद या कविता अपने आप में पूर्ण होती है, इसका किसी अन्य पद या छंद से कथानक के रूप में संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।